तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का टीजर ट्रेलर तो देखा ही होगा आपने। ये मूवी में हमें कुछ आइकॉनिक विलन्स देखने को मिलेंगे जो फैंटास्टिक फोर को एमसीयू की मेन टाइमलाइन तक लेकर आ सकते हैं। तो इस ट्रेलर ब्रेकडाउन में एमसीयू से रिलेटेड ज्यादा ईस्टर एग्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे मार्वल्स फर्स्ट फैमिली के कुछ इन डेप्थ फैक्ट्स और बहुत सारे हिडन डिटेल्स जो काफी हद तक इस मूवी की स्टोरी को रिवील भी करते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मूवी की स्टोरी इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए और अपकमिंग एवेंजर्स मूवीज के लिए। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। ट्रेलर के इवेंट की बात करेंगे तो यहाँ से भी स्टोरी से रिलेटेड काफी डिटेल्स देखने को मिले थे। ट्रेलर लॉन्च को यूट्यूब पर एज अ रॉकेट लॉन्च इवेंट बताया गया था, जहाँ यूट्यूब प्रीमियर का टाइमर लॉन्चर की तरह काउंटडाउन में था, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मार्वल इज पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू पैट्रियोटाइज दिस मूवीज इवेंट्स, क्योंकि मूवी की स्टोरी 1960s में बेस्ड है और उसी डेकेड के स्टार्ट में यूएस ने अपना फर्स्ट अपोलो मिशन किया था, यानी कि मून लैंडिंग। और ये लॉन्च एक पैट्रियोटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में काफी लोगों को इमोशनल एंड प्राउड भी फील करवाता है। यहाँ मार्वल ने लॉन्च से पहले कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए थे, जिसमें लोग प्लेकार्ड्स एंड बोर्ड्स लेकर खड़े हैं, जिस पर लिखा है वी लव द फैंटास्टिक फोर, अर्थ बिलीव्स इन यू। उसके बाद ये वाला पोस्टर जिसमें एक बच्ची द थिंग यानी बेन ग्रिम का टॉय लेकर खड़ी है। द नेक्स्ट पोस्टर शोज द सेम स्लोगन्स इन द बैकग्राउंड एंड किड्स प्लेइंग विद अ स्मॉल व्हीकल जो फैंटास्टिक कार यानी फैंटास्टिक फोर की व्हीकल की तरह बनाई गई है। सो दिस शोज द क्रेज ऑफ फैंटास्टिक फोर इन कॉमन पीपल। और ये पोस्टर जिसमें टेलीविजन के स्क्रीन्स दिख रहे हैं, जहां फैंटास्टिक फोर की टीम के स्पेस मिशन के कुछ फोटोज एंड वीडियो स्क्रीन पर हैं। देयर आर मोर डिटेल्स टू दीस पोस्टर्स, लेकिन हम वो ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही एक रेट्रो फिल्टर दिखाई देता है, जैसे कि 1960s में टेलीविजन की स्क्रीन दिखती थी। दिस वाज जस्ट टू एस्टैब्लिश द थीम ऑफ द ट्रेलर। उसके बाद ये फिल्टर एंड स्क्रीन साइज चेंज हो जाता है टू एडजस्ट द थीम विद द मॉडर्न मोबाइल स्क्रीन्स एंड टीवी स्क्रीन्स। ये वाले सीन में जब लिफ्ट का डोर ओपन होता है तो यहाँ फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग में एक लॉन्च भी दिखता है और यहीं से सिटी का ओवरव्यू भी दिखाई दे रहा है, जहाँ स्काई स्क्रैपर्स हैं, न्यू आर्किटेक्ट्स की बिल्डिंग है और ये सब हमें एक स्क्वायर टेलीविजन की स्क्रीन वाले फिल्टर में दिखाया जा रहा है, विच शोज कि ये मूवी की स्टोरी 1960s के होने के बावजूद एक फ्यूचरिस्टिक थीम को फॉलो करेगी। उसके बाद यहाँ सू स्टॉर्म ऑफिशियली कंफर्म कर देती है कि ये लोग बैक्स्टर बिल्डिंग में हैं। Welcome to the Baxter Building. और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी को बैक्स्टर बिल्डिंग का टूर करवाने के लिए लेकर आए हैं। प्रोबेबली ये एक मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर या फिर राइटर हो सकता है, क्योंकि हम इस पोस्टर में देख सकते हैं कि यहाँ एक थिएटर में एक मूवी लगी है, इसका नाम है सेलिब्रेटिंग द फैंटास्टिक फोर। ये मूवी फैंटास्टिक फोर की लाइफ पर बेस्ड होगी और यहाँ सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड इस राइटर स्लैश डायरेक्टर को अपने पर्सनल लाइफ इवेंट्स भी बताते हैं, जहाँ रीड उसको अपने फैमिली डिनर के बारे में भी बताता है कि कैसे वो हर संडे एग्जैक्टली 7 बजे सब मिलकर डिनर करते हैं। We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot, no matter what. नेक्स्ट सीन में बैक्स्टर बिल्डिंग का एक पूरा लुक दिखाया जाता है और यहाँ बेन ग्रिम अपने द थिंग वाले फॉर्म में है, जो किचन में है और हर्बी रोबोट के साथ कुकिंग कर रहा है। हर्बी फैंटास्टिक फोर का एलाय होता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ट फॉर इंटरडायमेंशनल एक्सप्लोरेशन। इसको मूवी के फर्स्ट पोस्टर में भी हम देख चुके हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कॉमिक्स में हर्बी को 1979 में फैंटास्टिक फोर के इशू 209 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मूवी की स्टोरी 1960s में बेस्ड है। तो यहाँ स्टोरी में काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि रीड रिचर्ड्स हर्बी को यूज करेगा इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के लिए और एमसीयू तक पहुंचने के लिए, विच आई थिंक इज रॉन्ग, बट ये इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ बेन ग्रिम तारीफ करता है कि हर्बी ने सॉस बहुत अच्छे से बनाया है और वो इससे अमेज्ड भी हो जाता है। सो शायद यहाँ बेन ग्रिम पहली बार हर्बी को कोई काम करता हुआ देख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इससे ज्यादा कैपेबल है। द फनी थिंग इज यहाँ हर्बी ने कुकिंग का एप्रन भी पहना हुआ है। अब यहाँ साउंड डिजाइन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। हर्बी रोबोट के मूवमेंट का मशीन वाला साउंड एंड द थिंग के मूवमेंट का रॉक वाला साउंड परफेक्टली सिंक हुआ है, लेकिन द थिंग का सीजीआई थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। लिप्स का मूवमेंट भी थोड़ा सा अनसिंक लग रहा है, लेकिन ये इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ प्रीवियस फैंटास्टिक फोर मूवीज की तरह इसको ह्यूमन बॉडी वाला स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है और कॉमिक एक्यूरेट ही रखा गया है। इसी सीन में एक और डिटेल देख सकते हैं कि पीछे घड़ी में टाइम 6:26 दिख रहा है और प्रीवियस सीन
सीन्स में रीड रिचर्ड्स ने बताया था कि ये लोग हर संडे एग्जैक्टली 7 बजे सब मिलकर डिनर करते हैं, तो यहाँ शायद उसी डिनर की तैयारी चल रही है। द नेक्स्ट सीन शोज कि एक ब्लैक बोर्ड स्लाइड होता हुआ बाहर आ रहा है और उसके सामने रीड रिचर्ड अपना सूट पहन के खड़ा हुआ है। हमने डिज्नी एक्सपो वाले ट्रेलर में देखा था कि रीड न्यू एस्ट्रोफिजिक्स की क्लास भी लेता है और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाता है, जहाँ हम इस पोस्टर में देख सकते हैं कि रीड ने अपना एप्रन पहना हुआ है और वो एक रॉकेट इग्निशन का एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहा है। द नेक्स्ट स्क्रीन शोज कि अब रीड रिचर्ड का सूट उतर चुका है, लाइट्स डिम हो गई हैं और वो अब एक किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में लगा हुआ है। एज वी आर नॉट फिजिसिस्ट तो इन इक्वेशंस के बारे में नहीं जानते, लेकिन इन डायग्राम्स के बारे में जरूर जानते हैं। यहाँ हम एक वर्म होल का डायग्राम देख सकते हैं और उसी का एक सिंपलर फॉर्म यहाँ पर है, जिसमें उसने एंट्री एंड एग्जिट को भी डिनोट किया है। अब जो लोग बोल रहे थे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके और हर्बी को यूज करके रीड मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हर्बी को उसने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के लिए बनाया है, ना कि इंटर यूनिवर्स ट्रैवल के लिए। इंटर डायमेंशंस का मतलब है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही अर्थ पर मिरर डायमेंशन में चला जाता है, जो सेम यूनिवर्स के सेम अर्थ पर दूसरे प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो रीड रिचर्ड्स ने हर्बी को शायद इसलिए बनाया है कि इन केस सू स्टॉर्म इनविजिबल होने के बाद किसी प्लेन में फंस जाती है, तो वह हर्बी की हेल्प से उसको अपने रियल डायमेंशन में वापस ला सके। रीड रिचर्ड्स फ्यूचर में एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी यूज करेगा मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए, जो हमने रीड रिचर्ड्स के दूसरे वेरिएंट को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में यूज करते हुए भी देखा था। और रीड रिचर्ड्स के डिसेंडेंट यानी नथानियल रिचर्ड्स यानी द कैंग के वेरिएंट्स भी इस टेक्नोलॉजी को एमसीयू में यूज करते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस यूनिवर्स में रीड ने अभी भी मल्टीवर्स का फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है। जब ये सीन स्क्रीन पर चल रहा होता है तो हम साथ में एक काउंटडाउन भी बैकग्राउंड में सुन सकते हैं और ये लॉन्च के लिए यूज किया जाता है। तो हमें एक फ्लैशबैक वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें फैंटास्टिक फोर की टीम फर्स्ट टाइम स्पेस में जाने के लिए रेडी दिखती है। जस्ट टू बी क्लियर, इस मूवी में ये लोगों के पास ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं, जो इस स्पेस मिशन में कॉस्मिक रेस के एक्सीडेंट की वजह से मिले थे, और यही स्पेस मिशन वाले सीन्स हमें फ्लैशबैक के थ्रू पूरी मूवी में दिखाए जा सकते हैं। इन्हीं फ्लैशबैक सीन्स को हम इस पोस्टर में भी देख सकते हैं, जहाँ लोग फैंटास्टिक फोर को अपने फर्स्ट स्पेस मिशन पर जाते हुए टीवी पर देख रहे हैं। जस्ट लाइक 1961 में यूएस के फर्स्ट अपोलो मिशन को टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके सूट पर स्पेस कंपनी का लोगो भी है। इस बार रीड रिचर्ड जो अपने स्पेस मिशन के लिए कैलकुलेशंस कर रहा है वो बहुत अलग होगा। इस मिशन वाले सीन में हम एक स्पेस कंपनी की लोगो की जगह फैंटास्टिक फोर का लोगो इनके सूट्स पर देख सकते हैं। यहाँ सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड का एक कन्वर्सेशन भी हमें सुनने को मिलता है, जिसमें कैरेक्टर्स के बारे में और डिटेल्स पता चलती है। यहाँ रीड रिचर्ड्स अपने सेकंड स्पेस मिशन को लेकर शायद नर्वस होगा, क्योंकि पहले वाले स्पेस मिशन ने इन सब की लाइफ चेंज कर दी थी, और सू स्टॉर्म यहाँ पर उसको समझा रही है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक वाले सीन्स में देखने को मिलता है कि जब ये लोग फर्स्ट स्पेस मिशन पर जा रहे थे तो रीड बेन ग्रिम को बेस्ट पायलट इन द वर्ल्ड बोलता है, लेकिन बेन खुद को बेस्ट लुकिंग बोलता है। और इस स्पेस मिशन के बाद जब वो द थिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपने लुक्स को लेकर काफी इनसिक्योर हो जाता है। हमने प्रीवियस फैंटास्टिक फोर के मूवीज में भी देखा था कि कैसे उसकी लव ऑफ लाइफ उसके लुक्स की वजह से उसको छोड़कर चली जाती है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि बेन ग्रिम अपने लुक्स को छुपाने के लिए कॉमिक्स की तरह एक ट्रेंच कोट पहनकर घूम रहा है। इवन कुछ लोग इस सीन में उसको देखकर भाग जाते हैं, बट कुछ वक्त के बाद लोग इसके फैन भी बन जाएंगे। रीड एंड सू के इसी कन्वर्सेशन में जॉनी स्टॉर्म की भी बात होती है कि कैसे वो अब एक ह्यूमन टॉर्च बन गया है, जहाँ ये बालकनी से उड़कर स्पेस की तरफ जा रहा है। अब यहाँ जॉनी के कपड़े इसलिए भी नहीं जलते हैं क्योंकि उनके सुपर हीरो सूट्स की तरह रीड रिचर्ड्स ने ये कपड़े भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बनाए हैं, यानी ऐसा फैब्रिक जो हर सुपर पावर को अडेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन की कमी और लोअरिंग टेम्परेचर की वजह से जॉनी स्टॉर्म के फ्लेम्स बुझ जाते हैं। He also sees something dangerous in space, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जॉनी स्टॉर्म अब वापस आ चुका है और इस खतरे के बारे में पूरी टीम को बता चुका है, और इसी सीन में हमें देखने को मिलता है आसमान से एक कॉस्मिक थ्रेट अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसमें कुछ मीटियोर्स भी अर्थ पर गिरने वाले हैं। अब ये कॉस्मिक थ्रेट क्या होगा वो तो मूवी में ही देखने को मिलेगा। कट टू दिस सीन जहां अर्थ पर किसी विलन ने तोड़फोड़ मचाई हुई है और फैंटास्टिक फोर अपनी रेट्रो व्हीकल फैंटास्टिक कार में बैठकर फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ सू स्टॉर्म को अपने पावर्स यूज करते हुए भी दिखाया गया है, जहाँ वो एक फोर्स फील्ड जनरेट कर रही है, और यहाँ हम पीछे देख सकते हैं कि इस ब्रिज का एक पिलर टूटने ही वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ ब्रिज का डेब्री कुछ लोगों पर गिरने वाला है, और उन लोगों को बचाने के लिए सू स्टॉर्म एक प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड बनाएगी। उसी सीन में हम बेन ग्रिम को भागता हुआ भी देख सकते हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि मूवी में मोल मैन भी दिख सकता है, हार्वी रूपर्ट एल्डर, जो अपने मोलॉइड्स यानी हाईटेक रोबोट्स को यूज
करके अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि ये खुद अंडरग्राउंड रहता है और यही छोटे छोटे रोबोट्स यहाँ तबाही कर रहे हैं और फैंटास्टिक फोर इनसे फाइट करने के लिए पहुंच गए हैं। इट्स नॉट कंफर्म, लेकिन ये मूवी का ओपनिंग सीन भी हो सकता है जहाँ फैंटास्टिक फोर मोल मैन को एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस में फाइट करके उसको कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें जॉन माल्कोविच का कैरेक्टर भी दिखता है। बोला जा रहा है कि ये इस मूवी में रेड घोस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक रशियन साइंटिस्ट है। इसने ट्राई किया था कि ये भी स्पेस में जाकर अपने आप को और अपनी टीम को फैंटास्टिक फोर की तरह कॉस्मिक रेस से एक्सपोज करके सुपर पावर्स ले ले, लेकिन ऑब्वियसली ये अपने पावर्स इविल प्लान्स के लिए ही यूज करेगा। एंड नाउ इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस भी यहाँ दिखता है। I mean, उसका हेड दिखता है और उसका शैडो भी दिखता है। प्रीवियस फैंटास्टिक फोर मूवीज से हमें पता चला है कि गैलेक्टस पहले सिल्वर सर्फर को एक प्लेनेट पर भेजता है, उस प्लेनेट का मुआयना करने के लिए और उसकी खबर गैलेक्टस को देने के लिए, ताकि गैलेक्टस उस प्लेनेट पर आ जाए और उसको निगल जाए। लेकिन यहाँ सिल्वर सर्फर लेडी सिल्वर सर्फर प्लेड बाय एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को दिखाया ही नहीं गया है। ऐसा लग रहा है कि गैलेक्टस अपना बॉडी का साइज छोटा करके खुद ही अर्थ पर आया है और वो वायलेंस भी नहीं कर रहा है। बाय द वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब मार्वल ने सिल्वर सर्फर की तरह एक कॉमिक कैरेक्टर का जेंडर चेंज करके मूवी में दिखाया है। कैप्टन मार्वल मूवी में दिखने वाली लेडी मार्वल का कैरेक्टर कॉमिक में मेल था। एनीवेज, तो थ्योरी के मुताबिक यहाँ गैलेक्टस रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से मिलने के लिए आया है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कॉस्मिक लेवल तक रियलिटी ऑल्टर कर सकता है, मतलब रियलिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल। ये अपने पावर से एक पूरा यूनिवर्स बना सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा म्यूटेंट है जो ह्यूमन फॉर्म में कॉस्मिक बीइंग की पावर को पजेस करता है और शायद इसका फ्यूचर म्यूटेंट सागा में और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पर गैलेक्टस फ्रैंकलिन की हेल्प से अपना पुराना डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को फिर से बनाने के लिए आया है, लेकिन इस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का कोई बेटा नहीं है। यहाँ गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को अल्टीमेटम भी देगा कि अगर वो फ्रैंकलिन को उसके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो इस अर्थ को भी निगल जाएगा। अब फैंटास्टिक फोर इतने बड़े कॉस्मिक बीइंग से अकेले तो नहीं लड़ सकते, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं। जहाँ रीड रिचर्ड्स का आइडिया होता है कि वो किसी और यूनिवर्स से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपने यूनिवर्स में लेकर आएगा और इसी मिशन के लिए वो इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल कैलकुलेट कर रहा था। इसी मिशन के लिए फैंटास्टिक फोर दोबारा स्पेस में भी जाते हैं और इस बार वो एक वार्म होल ढूंढेंगे या फिर खुद ही एक वार्म होल क्रिएट करेंगे। इसी मिशन में हम देख सकते हैं कि सू स्टॉर्म के पावर्स हमें ऑल्टर होते हुए दिखते हैं। शायद वार्म होल के कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से वो यहाँ परमानेंटली डिसअपियर भी हो रही है और यहाँ रीड हर्बी की हेल्प से सू स्टॉर्म को वापस लाने की कोशिश भी करेगा। अब इस मिशन में ये लोग कैसे सक्सेसफुल होंगे और कैसे इस मल्टीवर्सल ट्रैवल के थ्रू ये स्टोरी MCU से कनेक्ट होगी, ये तो मूवी में ही देखने को मिलेगा। इस पूरे टीजर में हमें कहीं पर भी रीड रिचर्ड्स की पावर को नहीं दिखाया गया है कि कैसे मिस्टर फैंटास्टिक इलास्टिक की तरह जिम्नास्टिक करके लोगों की हेल्प करता है। RDJ के डॉक्टर डूम की बात करेंगे तो ये कैरेक्टर शायद मूवी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में ही इंट्रोड्यूस होगा, जो कि एज यूजुअल आर्च नेमेसिस होगा रीड रिचर्ड्स का, जहां विक्टर वॉन डूम रीड रिचर्ड्स के मल्टीवर्सल ट्रैवल की डिस्कवरी को यूज करके MCU और मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेड बन जाएगा। इसी तरह ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमाइस बनेगी, जहां डॉक्टर डूम का कैरेक्टर आर्क थैनोस की तरह 2 मूवीज तक चलेगा। डॉक्टर डूम को आइकॉनिक बनाने के लिए मार्वल इसको थैनोस की तरह ही एक लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो बनाएगा, जहां डूम्सडे मूवी का पूरा फोकस डॉक्टर डूम के मिशन पर होगा और सीक्रेट वॉर्स मूवी में पूरा फोकस हीरोज के मिशन पर होगा। जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर फोकस करता है थैनोस के मिशन पर एंड एंड गेम फोकस करता है एवेंजर्स के मिशन पर टू ब्रिंग बैक दोज लॉस्ट पीपल। सो ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ट्रेलर विद स्टोरीज, थियरीज एंड सम पर्सनल प्रेडिक्शंस। अगर आपको भी कोई डिटेल पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.